तो आज के क्लास में अब हम लोग अनदर शीट मेटल ऑपरेशंस पढ़ेंगे और वो है डीप ड्राइंग ऑपरेशंस, है ना। ये भी एक क्या है, शीट मेटल ऑपरेशंस है, शीट मेटल ऑपरेशन। ठीक है। शीट मेटल ऑपरेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा सा शीट होता है मटेरियल का, चाहे वो जनरली एल्युमिनियम हो गया या टीन हो गया। खास करके उस शीट मेटल ऑपरेशंस हम लोग करते हैं उसके लिए जो कि डक्टाइल मेटल हो, है ना। ब्रिटल मटेरियल का शीट मेटल ऑपरेशन नहीं होता है क्योंकि वो टूट जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। तो डक्टाइल मटेरियल ही सुटेबल होता है। तो कोई भी एक हमारा मान लेते हैं, जैसे ये एक एल्युमिनियम का शीट है और इसको हमें मतलब किसी पर्टिकुलर शेप साइज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कि शीट मेटल ऑपरेशंस में जैसे कि डीप ड्राइंग हो गया, है ना, स्ट्रेचिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, है ना। तो पहले हम लोग स्ट्रेचिंग को पढ़ते हैं कि स्ट्रेचिंग टर्म क्या है। तो स्ट्रेचिंग टर्म के लिए जैसे कि ये टूल है और ये टूल में क्या है, ये डाई है। डाई क्या होता है, एक हार्ड ब्लॉक होता है जिसका शेप मतलब वैसा बना हुआ रहता है जैसा हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, बिल्कुल उसी शेप का डाई होता है। मतलब डाई के अंदर जो स्पेस है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर कोई एक सीट है ना, और इसका हमें यूज करके कोई एक कप बनाना है, कप। ठीक है। तो हम लोग अगर सिंपली क्या कर दें कि इसका मतलब स्ट्रेचिंग करें, बेंडिंग करें, डीप ड्राइंग करें, तो ये कन्वर्ट होगा कप में, है ना। तो हम समझते हैं स्ट्रेचिंग क्या है। तो स्ट्रेचिंग ऑपरेशंस के लिए जो डाई होता है, ये एक डाई है और डाई के जो बीच का जो ये स्पेस है, खाली स्पेस, ये बिल्कुल एक कप के जैसा बना हुआ मतलब स्पेस है ना। ऊपर से ये एक ब्लैंक होल्डर है ना। जो हम शीट मेटल का टुकड़ा लेते हैं मतलब ऑपरेशन करने के लिए, इसको इसको नाम देते हैं ब्लैंक, ये कहलाता है ब्लैंक। चूंकि यहाँ 2D फिगर है तो यहाँ पर ऐसे हमको एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है या छोटा सा, है ना, लेकिन एक्चुअली में ये एक सर्कुलर टाइप का है, मान लीजिए, है ना। वैसे कुछ भी इसका शेप हो सकता है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। उसके बाद ये क्या है, पंच है ना। ब्लैंक होल्डर क्या करता है, ब्लैंक होल्डर की मदद से हम डाई और ब्लैंक होल्डर की मदद से जो ये यहाँ का जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं। मतलब ये ब्लैंक जो है यहाँ से अब ये इधर उधर कहीं भी खिसक नहीं सकता। ये पूरी तरह से क्या है, यहाँ पर क्लैंप्ड है। हम लोग ऐसे बोले तो क्लैंप मतलब ये पार्ट जो है वो फिक्स किया हुआ है। ठीक है। सिमिलरली इधर भी एक्चुअली ये जैसे हम बताएं कि ये एक क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, मतलब इसका चारों तरफ से सरकमफेरेंस के अलोंग ये क्या है, ब्लैंक होल्डर के मदद से हम इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं अपने प्लेस के ऊपर, है ना। पूरी तरह से ये रिजिडली क्लैंप्ड है, ये मतलब इधर उधर नहीं हो सकता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये ब्लैंक सीट है उसके ऊपर यहाँ पंच रख करके, और पंच को काफी हार्डली जो है तो इसको क्या किया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है। तो कॉम्प्रेस करने से क्या होगा कि इसमें स्ट्रेचिंग होगा। स्ट्रेचिंग कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई एक व्यक्ति है यहाँ पर रस्सी को एक एक छोर ये पकड़े हुए है, और कोई यहाँ पर एक व्यक्ति है जो रस्सी का दूसरा छोर पकड़े हुए है यहाँ पर, है ना। और दोनों अगर ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है दोनों, तो यहाँ पर ये रस्सी का क्या हो सकता है कि अगर दोनों समान फोर्स लगा रहा है ना, तो ये स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच मतलब हो गया कि ये फैलेगा, इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। क्योंकि ये हाथ से पकड़ रखा है और ये भी हाथ से पकड़ रखा है पूरा टाइटली, और दोनों अपने एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। मतलब हो गया कि ये रस्सी का जो थिकनेस है
है ना वो घटेगा। थिकनेस कहने का मतलब इसका जो डायमीटर है वो घटेगा और इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ये स्ट्रेच हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी ब्लैंक के ऊपर हम दोनों चारों सरकमफेरेंशियल के अलोंग इसको क्लैंप कर दिए ब्लैंक होल्डर की मदद से, और काफी ये रिजिड क्लैंप्ड है। तो फिर तब जाकर के पंच को अगर इसके ऊपर रख करके इसको काफी हाई कॉम्प्रेसिव फोर्स के साथ इसको अगर हम लोग प्रेस करते हैं, तो ये जो मतलब यहाँ पर ब्लैंक है, ये ब्लैंक बिल्कुल ये यहाँ पर पंच के जितना क्लियरेंस होगा इस तरह से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेच करके एक कप जैसा बन गया है ना। यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग हुआ, तो स्ट्रेचिंग होने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर जितना ब्लैंक का हमको थिकनेस है उससे हमको लोअर थिकनेस का यहाँ पर जो कप का वाल होगा उसका थिकनेस इस ब्लैंक के थिकनेस से कम होगा, है ना। इसका कारण क्या हुआ, तो ये स्ट्रेच किया है ना। इस ऑपरेशन को ही स्ट्रेचिंग कहते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पर यहाँ कुछ पॉइंट्स भी हम लोग को याद रखना है कि जैसे है कि ब्लैंक में भी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। और कह रहा है ब्लैंक होल्डर इज लोडेड बाय ए ब्लैंक होल्डर फोर्स, इसको हम लोग होल्डिंग करते हैं। और विच इज नेसेसरी टू प्रिवेंट रिंकलिंग, रिंकलिंग एक तरह का ये सीट मेटल ऑपरेशन का डिफेक्ट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रिंकलिंग मतलब होता है कि इसका सरफेस थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाता है, हम यहाँ पर फिगर भी दिखा देना चाहेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ये सरफेस जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसका टॉप सरफेस जो कुछ अनइवन टाइप का दिख रहा है ये बेसिकली रिंकल है। तो ये एक क्या है, डीप ड्राइंग या स्ट्रेचिंग या बेंडिंग सीट मेटल ऑपरेशन का ये एक डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट से बचने के लिए यहाँ पर ब्लैंक होल्डर जो है इसको जितना ज्यादा टाइटली इसको फिक्स किए हुए रखेगा, रिंकलिंग का चांस उतने कम होगा, ठीक है। उसके बाद है पंच इज पुश्ड इनटू डाई कैविटी, डाई कैविटी में पुश करते हैं और साइमल्टेनियसली ट्रांसफरिंग द स्पेसिफिक शेप ऑफ पंच एंड द डाई टू द ब्लैंक। तो अब देखिए ये मेटल जो है ये ब्लैंक जो है पंच के अगेंस्ट ये बैंड मतलब स्ट्रेच करेगा और ये डाई के कैविटी में जाके फील होगा। तो इस दौरान जो है यहाँ पर कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस दोनों लगता है ना। जैसे ये जो प्लेट इस पंच के यहाँ पर बिलो है, पंच के बिलो जो सरफेस है उस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा और इसका जो फ्लेंज पार्ट है, बाहर का पार्ट है जो स्ट्रेच हो रहा है वो बेसिकली अंडर टेंसाइल होगा। इसीलिए इसमें दो तरह का स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा, ठीक है। उसके बाद है कि इन स्ट्रेच फॉर्मिंग या स्ट्रेचिंग द फ्लेंज ऑफ फ्लैट ब्लैंक इज सिक्योरली क्लैंप्ड, है ना। इन सम केसेज द मटेरियल इज फिक्स्ड अंडर द ब्लैंक होल्डर। जैसा कि बताएं रिंकलिंग से बचने के लिए ये क्लैंप प्रॉपरली होना चाहिए, है ना। और स्ट्रेचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय बाई एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस लीडिंग टू सिग्निफिकेंट थिकनेस रिडक्शन, यानी कि इसमें क्या हो गया कि इसका थिकनेस रिड्यूस होकर के और ये स्ट्रेच कर दिया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेंडिंग ऑपरेशन। बेंडिंग तो सिंपल चीज है कि मोड़ देना। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये ब्लैंक है, एक बड़ा सा ब्लैंक है, इसको इससे हमको बॉल BOWL जैसे बॉल मीन्स होता है कटोरा, है ना, ये बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे राउंड शेप का जैसे डाई है वो डाई लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर जो ब्लैंक है वो ब्लैंक को हम लोग यहाँ पर प्लेस्ड कर देते हैं। इसके बाद इसका जो एज है टोटल सरकमफेरेंशियली एज है इसके अगेंस्ट इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं यहाँ पर बेंड कर देते हैं, है ना, मोड़ देते हैं, यानी कि इस चारों तरफ से इसको मोड़ देते हैं। तो फिर ये क्या बन गया, एक बॉल शेप का बन गया है या फिर कप शेप का बना देते हैं। तो बेंडिंग, तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में अंतर फिर क्या है, तो स्ट्रेचिंग में जो स्ट्रेस जनरेशन है उसका थ्रू आउट द लेंथ होता है। याद रखेंगे कि स्ट्रेचिंग ऑपरेशंस में जैसे कि हम रस्सी का एग्जांपल दिए कि एक दो लोग इधर से खींच रहा है, तो इसमें जो स्ट्रेचिंग होगा वो इस पूरा थ्रू आउट द यहाँ लेंथ में होगा।
लेकिन बेंडिंग ऑपरेशन में लोकलाइजेशन स्ट्रेस होता है कि जैसे हम इसके अगेंस्ट यहाँ पर मोड़ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट मोड़ रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर एक सरकमफेरेंशियली ही सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप करेगा, यानी इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड स्ट्रेस है। तो लोकलाइज्ड स्ट्रेस के कारण लोकलाइज स्ट्रेन भी होगा, यानी जो कॉर्नर रीजन है बॉल का, वहां पर सिर्फ क्या होगा, बेंडिंग के कारण वहां स्ट्रेस डेवलप करेगा, है ना। तो बेंडिंग ऑपरेशन है, तो कोई भी जैसे सिंपल अगर हम लोग एक रॉड है, रॉड को भी अगर हम लोग ऐसे बेंड करते हैं, तो जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में भी पढ़े हैं कि बेंडिंग ऑपरेशंस में दो तरह का स्ट्रेस डेवलप करता है। इनर सरफेस पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक्ट होता है और आउटर सरफेस पे क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करता है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो बेंडिंग से भी हम लोग कई प्रकार के एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो सिंपल बेंड करके ही हम बना लेते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस है। अब हम लोग चलते हैं डीप ड्राइंग ऑपरेशंस में, ठीक है। तो डीप ड्राइंग देखिए नाम से क्लियर है, ड्रॉ मतलब होता है खींचना और डीप मतलब होता है गहरा, मतलब काफी अंदर तक इसको ड्रॉ करना। जैसे कि हम लोग डीप ड्राइंग ऑपरेशन से कप बनाते हैं, मतलब एक एक सिंपल सर्कुलर ब्लैंक से अगर हम लोग एक छोटा सा ऐसे प्याला तैयार कर देते हैं, कप तैयार कर देते हैं, तो ये ऑपरेशंस क्या है, एक डीप ड्राइंग ऑपरेशंस है ना। तो यहाँ पर है कि जैसे ये एक ब्लैंक है, ब्लैंक के डायमीटर अभी डी है, इसको हम लोग वही डाई और डाई होल्डर, देखिए अब डीप ड्राइंग ऑपरेशंस में जो ये डाई होल्डर होता है वो पूरी तरह से फिक्स्ड क्लैंप्ड नहीं रहता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये ब्लैंक होल्डर जो है सिंपली यहाँ पर जो ब्लैंक है उसको अपने प्लेस पे बनाए रखता है, ठीक है। और जब ये ब्लैंक अगर इधर की ओर ऐसे मूव करना चाहेगा तो ये ब्लैंक होल्डर उसको अलाउ करेगा। मतलब हो गया कि ब्लैंक जो है अंडर ब्लैंक होल्डर में ये स्लाइड कर सकता है, लेकिन अप डाउन नहीं कर सकता है। तो ये डीप ड्राइंग ऑपरेशन में होगा, है ना। डीप ड्राइंग ऑपरेशन में कहने का मतलब हो गया कि ओवरऑल जितना बड़ा ब्लैंक है उन सब का यूज करके हम लोग जो अपना जैसे कप है या बॉल है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो सेटअप यही है, डाई होता है, ब्लैंक होल्डर होती है, पंच होता है ना, और ये ब्लैंक होता है जिससे हमें कप बनाना है, ठीक है। तो ब्लैंक होल्डर सिंपली इसको अपना मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है और ये स्लाइडिंग मोशन ये कर सकता है। और पंच से जब इसको भी हम लोग काफी ज्यादा जोर से प्रेस करते हैं तो फिर ये मतलब जो डाई का जो शेप है यानी कि स्पेस है वो इस तरह से स्पेस में आकर के फिल हो जाता है ना। तो ये ऑपरेशंस कहलाता है डीप ड्राइंग ऑपरेशन। अब देखिए डीप ड्राइंग ऑपरेशंस में जनरली कहता है कि जो मेजरली मतलब डिफॉर्मेशन होता है वो फ्लेंज ऑफ द कप, यानी कप का जो फ्लेंज पार्ट है, फ्लेंज पार्ट कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पर जो मतलब पंच के अंदर है वो तो है ही, और ये पंच के कांटेक्ट से जो भी यहाँ पर बाहर मेटल्स हैं, ये सीट है, वो एक उसका फ्लेंज हो गया, है ना। तो जब ये मतलब पंच से हम प्रेस करेंगे तो एक्चुअल डिफॉर्मेशन जो मेजरली होगा वो इसके ये फ्लेंज पार्ट में ही ज्यादा होता है ना। इसके बाद है कि द मेटल इज सब्जेक्टेड टू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सिस्टम। इसमें जो है 3 तरह का स्ट्रेस सिस्टम होता है, जिसमें से हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से होता है। तो दीज स्ट्रेस इन्फ्लुएंस ओवर थिकनेस वेरिएशन इन ड्रॉन कप। तो ड्रॉन कप में ये स्ट्रेस के कारण उसका थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है
है ना। जैसे कि जो फ्लेंज पार्ट है वो रेडियल टेंशन में चला जाता है और सरकमफेरेंशियल कंप्रेशन में चला जाता है। मतलब हो गया कि रेडियली वो टेंशन में होता है और सरकमफेरेंशियली यानी जो पंच के जो बिलो मटेरियल है वो कंप्रेशन में होता है और ये जो साइड फ्लेंज है ये अंडर टेंशन में चला जाता है। तो इस कारण से क्या होती है कि फ्लेंज का थिकनेस बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमको एक एग्जांपल में देख सकते हैं, ये ब्लैंक डायमीटर है और इससे ये कप तैयार किया गया, लेकिन जब इसको डिफॉर्म किया गया मतलब डीप ड्राइंग किया गया तो देखिए इसका जो यहाँ पर कॉर्नर पोर्शन है इसको नेक कहते हैं, यहाँ पर थिकनेस सबसे ज्यादा पतला हो जाता है ना। और यहाँ जो मेटल जो जो थिकनेस पतला हो गया क्योंकि यहाँ पर लोकलाइज स्ट्रेस एक्ट होता है जिस कारण से यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे हायर होता है और हायर होने की वजह से जो इसका मटेरियल है यहाँ पर इसकी थिकनेस रिड्यूस होता है। तो आप देखिए मटेरियल का अगर कहीं पर एक जगह थिकनेस अगर रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं उसका थिकनेस इंक्रीज करेगा क्योंकि नेट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ब्लैंक का, जितना वॉल्यूम का हम ब्लैंक लिए हैं उतनी ही वॉल्यूम का मटेरियल भी हमें तैयार होगा। तो अब यहाँ थिकनेस रिड्यूस हो रहा है तो ये मटेरियल को बेसिकली स्ट्रेस जो है वो अपवार्ड में ये फ्लेंज साइड में ट्रांसफर करता है। तो इस कारण से जो फ्लेंज पोर्शन का जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर जाता है और कॉर्नर पोर्शन का जो थिकनेस है ये मतलब लोअर हो जाता है। तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम एक वैल्यू से ज्यादा स्ट्रेस लगा देंगे तो डीप ड्राइंग का जो फेल्योर होता है वो इसका इसी कॉर्नर रीजन में ही होता है, नेक रीजन में। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन इसे डीप ड्राइंग ऑपरेशन से पूछा जाता है कि अगर हम लिमिटिंग वैल्यू को अगर एक्सीड करते हैं स्ट्रेस लगा के तो इसका फ्रैक्चर पॉइंट जो होगा वो इसका कॉर्नर पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम थिकनेस होने की वजह से स्ट्रेस जो होता है लोकलाइज स्ट्रेस वो इस रीजन में हायर होता है तो यहीं से वो फ्रैक्चर करेगा। ठीक है। उसके बाद है कि बिकॉज ऑफ दिस थिकनेस इंक्रीजेज इन द फ्लेंज पोर्शन। आप जैसे बता दिए कि फ्लेंज पोर्शन में थिकनेस इंक्रीज कर जाता है ना। उसके बाद ये तो प्राइमरी डिफॉर्मेशन हो गया फ्लेंज में। सेकेंड डिफॉर्मेशन जोन जो है वो बेंडिंग अराउंड डाई रेडियस while the third deformation is यूनिएक्सियल स्ट्रेचिंग। तो डाई रेडियस में जो मतलब यहाँ पर रेडियली डिफॉर्मेशन होता है और तीसरा जो है थर्ड जोन जो है वो है यूनिएक्सियल स्ट्रेचिंग। यानी कि डीप ड्राइंग ऑपरेशंस कर रहे हैं तो अब हो सकता है कि ब्लैंक होल्डर जो है कुछ ना कुछ टाइटली फिटिंग होगा ही तो कुछ ना कुछ ये स्ट्रेच भी करेगा तो वो उसका थर्ड डिफॉर्मेशन जोन में हम रखते हैं। तो इस तरह से 3 डिफॉर्मेशन जोन हो गया। तो उसमें कह रहा है कि इन द कप वॉल विच कॉजेज थिनिंग ऑफ द मेटल इन द कप बॉटम विच इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल टेंशन थिकनेस इज मोर और लेस इक्वल टू इनिशियल थिकनेस। तो जनरली वॉल और जो बॉटम पोर्शन है उसमें थिकनेस ज्यादा कम हो सकता है लेकिन मिनिमम कॉर्नर में होता है, ये याद रखेंगे। अब है कि ड्रॉ रेशियो। ड्रॉ रेशियो किसको कहते हैं? तो ये जो ब्लैंक डायमीटर है जिसको कैपिटल डी से मानते हैं और स्मॉल डी को कप डायमीटर है, तो ये ब्लैंक डायमीटर और कप डायमीटर का जो रेशियो होता है इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉ रेशियो। अब ड्रॉ रेशियो की जरूरत कहाँ है? तो वो है LDR में। LDR हम लोग कहते हैं लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो। अब देखिए जैसे है कि D का मान यहाँ पर ब्लैंक डायमीटर है और ये D यहाँ का कप डायमीटर है। अगर D का वैल्यू काफी ज्यादा एक्सीड करता है स्मॉल d से तो ड्रॉ रेशियो जो है इसकी ये इंक्रीज करेगा, है ना। ये मतलब जितना हायर वैल्यू ऑफ ब्लैंक डायमीटर विथ रिस्पेक्ट टू कप डायमीटर होगा उतनी ही ड्रॉ रेशियो क्या होगी? हाई होगी। तो जितना हायर ड्राई ड्रॉ रेशियो होगा उतनी ही हायर स्ट्रेस इस
ऑपरेशन में लगेगा उतना ही हायर स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो जो इसका नेक पार्ट है वहां पर और उतना ज्यादा स्ट्रेस लगेगा। तो हर मटेरियल का या ब्लैंक का अपना एक क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। यानी कि इसको अगर हम यील्ड स्ट्रेंथ तक अगर हम लोग इसके ऊपर लोड स्ट्रेस लगाएंगे तो ये प्लास्टिक डिफॉर्म वगैरह करेगा। लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस को भी अगर हम लोग पार कर देते हैं तब जा करके ये क्या होगा, थिकेनिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब थिकेनिंग मतलब हो गया कि पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, थिकेनिंग नहीं, उसको नेकिंग कहते हैं। नेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली जो है वो फ्रैक्चर कर जाएगा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस इस पर लगा दिए तो इसीलिए लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो ये होता है कि वैसा पॉइंट तक ही हम लोग स्ट्रेस लगाएं जहां तक वो फ्रैक्चर ना हो। यहाँ कहीं भी मतलब फर्स्ट फ्रैक्चर आने से पहले तक जो उसका ड्राइंग रेशियो है वही उसका लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो कहलाता है ना। और एलडीआर जो है खास करके कह रहा है कि मेजर द ड्रॉबिलिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि एलडीआर जो है जिसका हायर होगा उसका ड्रॉएबिलिटी वो भी क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, जितना हायर एलडीआर उतना ही वो मटेरियल क्या है, ड्रॉबिलिटी गुण उसकी उतनी ही क्या है, अच्छी है। तो हम ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी मटेरियल को हम जितना चाहें उतना हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक लिमिट तक ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो वो फ्रैक्चर कर जाएगा, है ना। इस तरह से है कि जैसे कि इन कन्वेंशनल डिप ड्राइंग फोर्स ऑन पंच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कप इज समेशन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन और फ्रिक्शन फोर्स और आयरनिंग फोर्स। अब देखिए कि जो डीप ड्राइंग ऑपरेशंस है जिसमें हम लोग कप को प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल हमको फोर्स की जरूरत होगी, है ना। यहाँ पर जैसे कि ड्राइंग ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो पंच के ऊपर जो हम लोड लगाएंगे वो लोड जो होगा वो समेशन होगा किसका, तो एक तो इसको बैंड करने के लिए जितना लोड चाहिए वो, प्लस ये देखिए यहाँ पर जब ये ड्रॉ होगा तो यहाँ पर डाई सरफेस और ब्लैंक के बीच में घर्षण होगा, फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन फोर्स का प्लस और जितना ड्रॉ करने में लगेगा फोर्स, वो दोनों का समेशन होता है टोटल लोड जो अप्लाइड होगा ड्रॉ ऑपरेशन के लिए, वो, है ना। इसके बाद है कि मतलब ये बता रहा है कि वही फिर लिमिट केस में कि फेल्योर हो जाती है जब हम उसको ज्यादा मतलब टेंसाइल स्ट्रेचिंग उस पर काफी ज्यादा हायर कर देते हैं तो वो मतलब फेल कर जाता है, वो फ्रैक्चर कर जाता है। तो इस तरह से दिस पुट ए लिमिट ऑन द ब्लैंक साइज, यानी ब्लैंक साइज को ये लिमिट पुट करता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा ब्लैंक साइज ले लेंगे और उसमें बहुत छोटा सा कप बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि ड्रॉ रेशियो काफी ज्यादा बढ़ेगा और ड्रॉ रेशियो बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा और फ्रैक्चर भी कर सकता है हमारा ब्लैंक, है ना। यहाँ पर रिलेशन भी है कि देखिए जैसे हमारा अगर हम इसका एरिया की बात करें तो जैसे टोटल एरिया अभी ये सर्कुलर ब्लैंक है तो π/4d² है, और जब ये कप बन गया तो कप बनने के बाद यानी यहाँ का जो सर्कुलर एरिया होगा प्लस ये दोनों जो सरफेस एरिया यानी वाल का एरिया, तो π/4d² हो गया जो ये पोर्शन का एरिया, और ये जो चारों तरफ का वाल है उसके लिए πdh। तो ये दोनों को हम इक्वलाइज कर देंगे। तो इससे भी अगर छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछता है जैसे इसका डायमीटर दे दिया, इसका डायमीटर दे दिया और हाइट पूछ दिया तो हम लोग इस रिलेशन की मदद से निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन ये ड्रॉ रेशियो का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछता है, ड्रॉ रेशियो इज इक्वल टू ब्लैंक डायमीटर टू द कप डायमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि थिकनेस इन द ड्रॉन कप एट द पंच कॉर्नर विल बी लोअर। पंच कॉर्नर में जो थिकनेस है वो लोअर होता है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम लोड, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम लोड लगता है।
तो सिंस कॉम्प्रेसिव हुप स्ट्रेस इज अपीयर इन द फ्लेंज रीजन, और फ्लेंज रीजन में क्या लगता है, कॉम्प्रेसिव हुप स्ट्रेस लगता है, इस कारण से थिकनेस ऑफ द ड्रॉन कप ऑन वॉल रीजन इंक्रीजेज, वॉल रीजन में थिकनेस बढ़ती है। और कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ब्लैंक इंक्रीजेज, थिकनेस ऑफ द ड्रॉन कप इन द पंच रीजन कॉर्नर रीजन डिक्रीज। अब जितना हमारा ब्लैंक का डायमीटर इंक्रीज करेगा, ड्रॉ रेशियो उतना ही इंक्रीज होगा, और ड्रॉ रेशियो जितना इंक्रीज करेगा तो जो यहाँ का कॉर्नर का जो थिकनेस है वो उतना ही घटेगा, यानी कि हायर ड्रॉ रेशियो लीड्स टू लोअर थिकनेस इन कॉर्नर रीजन, ठीक है, फ्रैक्चर चांस बढ़ेगा। इसीलिए द मैक्सिमम diameter of blank that can be drawn safely without any fracture is called limiting draw ratio, यानी कि जो जितना हम मैक्सिमम ब्लैंक डायमीटर को बिना फ्रैक्चर किए हुए हम जितना वैल्यू तक मतलब ड्रॉ रेशियो जितना तक हम कर सकते हैं वही उसकी लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो है। और वो जितना हायर वैल्यू होगा एलडीआर का, फॉर्मेबिलिटी गुण उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद है कि मटेरियल हैज लार्जर वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो होता है खास करके जैसे स्ट्रेस बराबर होता है के ई के पावर एन बाय एन प्लस वन, ये मतलब हार्डनिंग ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं, तो ये एक्सपोनेंट एन है, एन की वैल्यू जितना हायर होगा, ठीक है, यानी कि हायर विल बी द फॉर्मेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब एन का वैल्यू का हायर होना, फॉर्मेबिलिटी मटेरियल क्या होगा, हायर होगा, और लार्जर थिक शीट विल एग्जिबिट लार्जर वैल्यू ऑफ एलडीआर, और लार्जर जितना हायर थिकनेस मटेरियल होगा उसकी एलडीआर उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए कि अगर हमको मतलब ड्रॉ रेशियो को बढ़ाना है, मतलब एलडीआर को हम चाहते हैं इंक्रीज करना, तो एलडीआर इंक्रीज करने का एक तरीका है, वो तरीका है रीड्रॉइंग एंड आयरनिंग। ये दो एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम लोग एलडीआर को इंक्रीज कर सकते हैं। रीड्रॉइंग क्या होता है कि जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है कि हम लोग जो मतलब बार बार ड्रॉन करें, है ना, और आयरनिंग मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कपड़ा को आयरन करते हैं ना, कपड़ा का आयरन कब करते हैं, जैसे कपड़ा हम लोग धोए, है ना, धोने के बाद सूखने के लिए दिए, तो हम देखते हैं कि पूरा जो क्लॉथ है वो सिकुड़ गया है ना, उस मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हम लोग कपड़ा को क्या ले जाते हैं, एक हॉट आयरन के बीच में ले जाते हैं, और उस आयरन का जो प्लेट होता है वो काफी स्मूथ होता है, और उसको हम लोग थोड़ा सा फोर्स भी लगाते हैं डाउनवर्ड की तरफ, यानी आयरन को थोड़ा सा नीचे दबा करके और फिर उसके ऊपर कपड़ा के ऊपर चलाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो क्लॉथ है वो पूरी तरह से स्मूथ हो गया, जो भी उसमें मतलब स्क्रैचिंग ये मतलब क्या बोले उस जो मार्क्स था, मतलब वो बैंड उंड किया हुआ था, वो सब एकदम फ्लैट हो गया। सिमिलर आयरनिंग ऑपरेशन यहाँ भी है डीप ड्राइंग ऑपरेशन में भी, कि जो मान लीजिए कि रीड्राइंग करना, रीड्राइंग मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हमारा ब्लैंक का साइज बड़ा है और इसको हम लोग एक छोटा सा साइज के कप में, हाइट बढ़ेगा लेकिन डायमीटर इसकी क्या होगी, स्मॉल में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको अगर हम लोग एक ही बार में अगर इस इतना शेप के डाई में ले जा करके और ड्राइंग ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है ये फ्रैक्चर कर जाएगा। हम क्या करते हैं कि इसको एक बड़ा सा पहले बड़ा डाई में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बड़ा डाई में इसको ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं, मतलब डीप ड्राइंग करते हैं, फिर जो है यही ड्रॉन कंपोनेंट को फिर ले जाते हैं इससे छोटा साइज में, है ना, मतलब 2-3 बार में हम लोग इसको ड्रॉन करते हैं, तो वो भी एक रीड्रॉइंग ऑपरेशन, मतलब इसको 2-3 बार में हम लोग जा करके तब जा करके ये साइज को हम लोग फाइनली गेन करते हैं, तो ये रीड्रॉइंग ऑपरेशन कहलाता है। हाँ,
तो हर रीड्राइंग के बाद आयरनिंग किया जाता है। तो आयरनिंग कैसे होता है? तो आयरनिंग जैसे कि यहाँ पर ये डाई है, ये मान लीजिए कि ये डाई है, और इसमें जो हम लोग पंच यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पंच है, ठीक है, ये एक पंच है, ये पंच हो गया। यहाँ पर पंच और डाई के बीच में कुछ क्लियरेंस स्पेस है। यहाँ पर पंच और डाई के बीच में क्या है? क्लियरेंस स्पेस है, ठीक है। तो अब हम जैसे जिस शेप में यहाँ पर शेप में मान लीजिए कि इतना डायमीटर का हम लोग जो है अभी डीप ड्राइंग किए हैं, मतलब कप को, ये अभी कप हमारा ये डायमीटर है, मतलब इसका तो अभी बड़ा है, हमारा डिजायर से अभी बड़ा है। यहाँ पर डाई जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अभी जो इसके प्लेट का जो अभी थिकनेस है ना, अभी जो इस कप के वाल का जो थिकनेस है, इससे थोड़ा सा कम थिकनेस, मतलब कम क्लियरेंस जो होगा यहाँ पर पंच और डाई के बीच का जो यहाँ पर क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस का जो थिकनेस है वो इस प्लेट के थिकनेस से, प्लेट नहीं, ये कप के वाल के थिकनेस से थोड़ा सा ये लो है। यहाँ पर ये क्लियरेंस क्या है? लो है। तो अब क्या होगा कि जब हम लोग इस कप को उठा करके और यहाँ पर लाएंगे और इस पंच की मदद से इसको डीप ड्राइंग करेंगे, तो ये डाई का वाल बिल्कुल स्मूथ है और पंच का ये सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ है। और यहाँ पर थोड़ा सा जितना ब्लैंक का थिकनेस है उससे थोड़ा सा कम, मतलब माइनर सा कम थिकनेस है, मतलब क्लियरेंस है। तब जाकर के हम इसको जोर से अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो बिल्कुल इसका जो वाल है वो एकदम फ्लैट बन जाएगा, वो पूरी तरह से क्या बन जाएगा? फ्लैट बन जाएगा। क्योंकि अभी ड्राइंग किए थे तो हो सकता है ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन जब आयरनिंग करते हैं तो ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है। तो आयरनिंग बता दिए कि आयरनिंग करने के लिए इस ब्लैंक को थोड़ा सा इसके थिकनेस से कम, हल्का सा कम क्लियरेंस में ले जा करके और पंच से प्रेस करते हैं, तो बिल्कुल ये डाई का जो स्मूथ सरफेस है और पंच का स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल इसके सरफेस को क्या कर देता है? प्लेन कर देता है, फ्लैट कर देता है। इसी को आयरनिंग कहते हैं। तो हम लोग हर रीड्राइंग के बाद आयरनिंग कर दिए, हो गया, फ्लैट भी हो गया। इसके बाद फिर इसको हम लोग ले गए, इससे थोड़ा सा स्मॉल साइज वाला डाई में हम लोग ले गए और फिर इसका रीड्रॉन किए, है ना, और फिर आयरनिंग किए। इस तरह से 2-3 स्टेप में रीड्रॉ और आयरनिंग कर करके हम हायर वैल्यू ऑफ एलडीआर, मतलब लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो या ड्रॉ रेशियो की हायर वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमारा मतलब टारगेट भी है, डिजायर भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ रेशियो को प्राप्त करें, है ना। तो कह रहा है कि खास करके जो बेवरेज कैन होता है वो आपको मतलब इसी रीड्राइंग ऑपरेशन से तैयार किया जाता है ना। क्योंकि इस कैन में हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली इसका ऐसे कप में जो बेवरेज कप होता है उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है और हाइट बहुत ज्यादा होता है ना। तो फिर अगर एक बार में ड्रॉ करेंगे तो ये फ्रैक्चर कर जाएगा। तो इसको हम लोग रीड्राइंग और आयरनिंग ऑपरेशन से तब जाकर के इसको ड्रॉन करते हैं। तो ये था हमारा डीप ड्राइंग ऑपरेशंस, है ना। इसके बाद इसमें से हमारे पास नेक्स्ट कुछ डिफेक्ट्स वगैरह है। कॉमन डिफेक्ट डीप ड्राइंग में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, और एक है फॉर्मेबिलिटी टेस्ट के लिए, जैसे एक कपिंग टेस्ट होता है। कपिंग टेस्ट में क्या है कि सिंपल सा पंच लगा ये है और इसका मतलब एज पर एक स्फीयर जैसा बना हुआ है, और जिस स्पेसिमेन का हम टेस्ट कर रहे हैं फॉर्मेबिलिटी, मतलब ये मटेरियल कितना फॉर्मेबिलिटी है, यानी इसका मेटल फॉर्मिंग कितना अच्छा है, वो हम जानना चाहते हैं। तो पंच फोर्स से इसको प्रेस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि जब यहाँ पर नेकिंग होना स्टार्ट हो गया, बस उतना ही, मतलब नेकिंग होने नहीं देंगे, बस ऑब्जर्व करेंगे कि अब यहाँ नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका थिकनेस पतला होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो उसी समय हम स्टॉप करके और यहाँ से इसकी हाइट को मेजर कर लेते हैं, है ना। इसको LDH कहते हैं, लिमिटिंग डोम हाइट। तो ये LDH का वैल्यू जितना हायर होगा उतना ही फॉर्मेबिलिटी हायर होगी, तो ये कहलाता है कपिंग टेस्ट। दूसरा फॉर्मेबिलिटी लिमिटिंग डायग्राम, जिसमें हम लोग एक सर्कुलर शेप का क्या कर लेते हैं, एक मेटल शीट लेते हैं और इसको हम लोग जैसे स्ट्रेच करते हैं या डिफॉर्म करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये एक इलिप्स जैसा बनेगा। तो इलिप्स में इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में हम लोग वेरिएशन देखते हैं, और जितना मतलब अगर हायर वेरिएशन है फॉर्मेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये दोनों टेस्ट है सिंपल फॉर्मेबिलिटी टेस्ट करने का। तो इसमें जनरली नाम ही पूछता है कि मान लीजिए कि फॉर्मेल पूछ देगा कि इसमें से कौन सा टेस्ट है जिसमें फॉर्मेबिलिटी टेस्ट होता है, कपिंग टेस्ट या FLD फॉर्मेबिलिटी लिमिटिंग डायग्राम, है ना। तो ये दोनों टेस्ट जो है फॉर्मेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कॉमन डिफेक्ट इन डीप ड्राइंग पढ़ेंगे।